नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल सूरज हिंदी एकेडमी पर। आज ये जो पेपर हम लोग देख रहे हैं ये यूपी पुलिस का पेपर है। 30 अगस्त का सेकंड मीटिंग का पेपर है और हम लोग इसमें देखेंगे कि हिंदी के 37 प्रश्न और देखेंगे कि ये कैसा रहा पेपर। मैंने जो एनालिसिस किया तो पेपर मुझे अच्छा लगा, ठीक ठाक रहा। उसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि पेपर में क्या कैसा रहा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पेपर। तो प्रश्न संख्या 1 देखते हैं सबसे पहले कि दिया है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है। अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? अंधा बतख कीचड़ खाए, ऑप्शन बी। अंधा बटेर कीचड़ खाए, ऑप्शन सी। अंधा बगुला कीचड़ खाए, ऑप्शन डी। अंधा कबूतर कीचड़ खाए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंधा बगुला कीचड़ खाए। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन के लिए कौन सा उपसर्ग लगाएंगे कि उसका विलोम बन जाए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है अनु, ऑप्शन बी में उप, ऑप्शन सी में आ और ऑप्शन डी में प्रति। तो आगमन का अर्थ होता है जाना या प्रस्थान करना। ठीक है। तो इसका विलोम जब हम बनाएंगे तो इसमें आ उपसर्ग जोड़ देंगे और हो जाएगा आगमन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग और प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम आपसे पूछा जा रहा है। इसमें जो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4, कारक आपसे पूछा जा रहा है। हिंदी में कारक कितने होते हैं सभी को पता है। कारक के कितने भेद हैं? तो 8। कितने भेद हैं? 8। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5, इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया है खुमान रासो, ऑप्शन बी कवितावली, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी विनय पत्रिका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खुमान रासो। प्रश्न संख्या 6 दिया है, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए ऐ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है आपसे। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए दिया है ओष्ठ, ऑप्शन बी दिया है कंठोष्ठ, ऑप्शन सी दिया है दंतोष्ठ, ऑप्शन डी दिया है कंठ तालव्य। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कंठोष्ठ। ए किससे बोले जाते हैं? कंठोष्ठ से। अब प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न संख्या 7 में दिया है, स्वर्ग पृथ्वी हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए चराचर, ऑप्शन बी गोचर, ऑप्शन सी गो, ऑप्शन डी खेचर। तो स्वर्ग पृथ्वी हरिण सब किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गो के। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 दिया है आप में, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? ऑप्शन ए भीष्म सानी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी शिवमंगल सिंह सुमन। तो आलोक पर्व 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त जो रचना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 9, 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेश जोशी। ठीक है।
प्रश्न संख्या 10, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो ये सबको पता है कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो घर से बाहर जा रहा है यानी कि घर से अलग हो रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अपादान, ऑप्शन ए। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची है? त्र्यंबक। ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है विरूपाक्ष, ऑप्शन बी त्रिलोक, ऑप्शन सी त्रिदृश्य, ऑप्शन डी त्रिचक्षु। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी त्रिलोक। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए में दिया है रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन बी में दिया है रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन सी में भी रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है और ऑप्शन डी में रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। तो जो रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। रामचरितमानस को एक साथ लिखा जाता है और बाकी 3 ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि अलग अलग लिखा गया है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं कि निम्नलिखित में किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रौद्र, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 15, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना है। ऑप्शन ए दिन दिवस, ऑप्शन बी अपेक्षा उपेक्षा, ऑप्शन सी संसार जगत, ऑप्शन डी शाम संध्या। तो ऑप्शन ए दिन दिवस ये पर्यायवाची शब्द हैं, संसार जगत भी पर्यायवाची शब्द है और शाम संध्या भी पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 15 का बी, अपेक्षा और उपेक्षा। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 16 में दिया है परीक्षा शब्द। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन ए विशेषज, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी तद्भव, ऑप्शन डी देशज। तो परीक्षा जो होता है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम। परीक्षा का तद्भव होता है परख। ठीक है। प्रश्न संख्या 17, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। तो कर्मवाच्य में क्या होता है प्रधान? कर्म। प्रश्न संख्या 18, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विज। प्रश्न संख्या 19 में दिया है पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज एक विशेष अर्थ में होता है और पंकज का जो होता है कमल के रूप में आता है, कमल के लिए रूढ़ हो जाता है पंकज, इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। प्रश्न संख्या 20 दिया है आ बैल मुझे मार का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया है बलशाली के सामने वीरता दिखाना, ऑप्शन बी छेड़छाड़ करना, ऑप्शन सी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना और ऑप्शन डी कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 21, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 में दिया है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए स्थान, ऑप्शन बी यौवन, ऑप्शन बी निर्झर, ऑप्शन डी जीव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जीव, क्योंकि स्थान जो है वो तद्भव शब्द ना होकर तत्सम शब्द है और स्थान का तत्सम जो बनता है थान हो जाता है तद्भव, यौवन का जौवन होता है और निर्झर का झरना हो जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 23, नवल सुंदर श्याम शरीर
में कौन सा अलंकार है? तो नवल सुंदर श्याम शरीर में उपमा अलंकार है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका 23 नंबर में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न संख्या 24 में दिया ख फ ग फ ध्वनियाँ किस भाषा की हैं? तो ख ग फ ध्वनियाँ जो हैं वो अरबी फारसी भाषा की हैं और ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 24 नंबर में सही होगा। प्रश्न संख्या 25 ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए कारणबोधक, ऑप्शन बी स्वरूप बोधक, ऑप्शन सी संकेत बोधक और ऑप्शन डी उद्देश्य बोधक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वरूप बोधक। प्रश्न संख्या 26 विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अध्यादेश, ऑप्शन बी अधिनियम, ऑप्शन सी नियम और ऑप्शन डी विनियम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी अधिनियम। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 आपसे पूछ रहा है अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। ये प्रश्न आपसे बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी पूछा गया और बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी पूछा गया अर्धविराम। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर आपका सामने हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अर्धविराम। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 निम्नलिखित में किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए दिया है राम मोहन को रुला रहा है, ऑप्शन बी पानी बरस रहा है, ऑप्शन सी मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, ऑप्शन डी श्याम निबंध लिखता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पानी बरस रहा है। क्या बरस रहा है? पानी। कौन बरस रहा है? पानी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 के बाद 29 दिया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ का सही विकल्प हो। यानी सूची और सूची, सूची मतलब होता है सुई और सूची मतलब होता है तालिका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सूची मतलब सुई और सूची मतलब तालिका। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए वह परिश्रमी भी है, ऑप्शन बी वह विद्यार्थी है, ऑप्शन सी वह लड़का विद्यार्थी है और ऑप्शन डी वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वह विद्यार्थी है। ऑप्शन ए में परिश्रमी आपका विशेषण है, ऑप्शन सी में वह लड़का विद्यार्थी है में वह सार्वनामिक विशेषण है और ऑप्शन डी में प्रबुद्ध विद्यार्थी यानी कि प्रबुद्ध जो है आपका विशेषण है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ और उसके बाद आपका दिया है, यहाँ इधर से देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ चलिए, प्रश्न संख्या दिया है अन्य से अनन्या किसकी रचना है? तो अन्य से अनन्या ये जो रचना है वो किसकी है ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रभा खेतान, ऑप्शन बी मैत्री पुष्पा, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग और ऑप्शन डी कृष्णा सोबती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रभा खेतान। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 दिया है अर्घ्य शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? ऑप्शन ए मूर्ख, ऑप्शन बी पूजनीय, ऑप्शन सी रूप, ऑप्शन डी पाप। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि अर्घ संभिन्नार्थक क्या होता है? तो वो होता है पूजनीय। क्या हो जाता है? पूजनीय। इसके बाद आ जाता है आपका गद्यांश जो कि प्रश्न संख्या 33 से 37 तक है। आपसे पूछा जा रहा है
कि संस्कृत और सभ्यता ये दो शब्द हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृत वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, करुणा, प्रेम और परोपकार सीखता है। आज रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक ये सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी जितनी भी अधिकता है उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृत उन सबसे कहीं बारीक चीज़ है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। संस्कृत धन नहीं, गुण है। संस्कृत ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृत वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, मगर ये सारी चीज़ें हमारी सभ्यता के सबूत हैं। कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? मगर ये सारी चीज़ें हमारी सभ्यता के सबूत हैं, जबकि संस्कृत इतने मोटे तौर पर दिखलाई नहीं देती। वह बहुत ही सूक्ष्म और महान चीज़ है और वह हमारी हर पसंद, हर आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं यह हमारी संस्कृत बतलाती है। आदमी के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर ये 6 विकार प्रकृति के दिए हुए हैं, मगर ये विकार अगर बेरोक छोड़ दिए जाएं तो आदमी इतना गिर जाए कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाए। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना काबू कर पाता है उसकी संस्कृत भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। संस्कृत का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसलिए संस्कृत की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की संस्कृतियों से लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास किया हो। ठीक है, तो प्रश्न संख्या ये पूछ रहा है कि सभ्यता का अभिप्राय क्या होता है। ठीक है, तो मानव युग युग की ऐश्वर्यपूर्ण कहानी, मानव को कलाकार बना देने वाली विशेषता, मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण और मनुष्य के स्वाधीन चिंतन की गाथा। तो जैसा हमने देखा कि जो बाहर की चीज़ें हैं वो हमारी क्या हैं, वो हमारी संस्कृत के अंतर्गत सभ्यता के अंतर्गत आती हैं, और जो हमारे भीतरी गुण हैं वो संस्कृत के अंतर्गत आ रहे हैं। तो मानव का भौतिक विकास जो है वो क्या है, वो है सभ्यता का अभिप्राय। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संस्कृत का अभिप्राय है मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धित आंतरिक गुण, हर युग में प्रशंसित विशिष्टता, विशिष्ट जीवन दर्शन से संतुलित जीवन और आनंद मनाने का एक विशेष विधान। तो जैसा कि हमने बताया कि संस्कृत, अभी हम लोगों ने गद्यांश में पढ़ा कि संस्कृत जो है हमारे आंतरिक गुण है। ठीक है, आंतरिक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। संस्कृत का मूल स्वभाव है कि वह एक समुदाय के जीवन में ही जीवित रह सकती है, मानव में भेदभाव नहीं रखती, मनुष्य की आत्मा में विश्वास रखती है, आदान प्रदान से बढ़ती रहती है। तो हमने पढ़ा भी, हमने देखा कि जैसे कि देखा यहाँ पर संस्कृत का स्वभाव कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। ठीक है, तो संस्कृत का मूल स्वभाव क्या है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 35 में ऑप्शन डी सही हो गया। प्रश्न संख्या 36, संस्कृत सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है कि संस्कृत समन्वय मूलक है
और समान सभ्यता नित्यानंद मौलिक होती है। सभ्यता की अपेक्षा स्थूल और विशद होती है। एक आदर्श विधान है और सभ्यता यथार्थ होती है। सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है संस्कृत। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन संस्कृत दिया है। संस्कृत सभ्यता से इस रूप में भिन्न है कि संस्कृत समन्वय मूलक है और सभ्यता नितांत मौलिक होती है। सभ्यता की अपेक्षा स्थूल और विशद होती है। एक आदर्श विधान और सभ्यता यथार्थ होती है। सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। तो संस्कृत सूक्ष्म इसलिए होती है क्योंकि हमारे भीतर होती है संस्कृत, और सभ्यता क्या होती है? बाहर होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 दिया है, मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे, अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करे, अपनी संस्कृति को समृद्ध करने के लिए कटिबद्ध रहे, सभ्यता की ऊंचाइयों को पाने का प्रयास करे। तो मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से ये पेपर यूपी पुलिस का रहा, जिसमें हम लोगों ने 37 प्रश्नों को देखा, और मेरे हिसाब से जो है प्रश्न के उत्तर हो सकते हैं मैंने बताया। आपके कितने प्रश्न सही हो जा रहे हैं मेरे बताने के अनुसार आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे हम आगे। तब तक के लिए नमस्कार।